नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगी। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका राजस्थान के इतिहास में रणथंभौर के चौहान। इससे पहले दोस्तों हमने जो क्लास ली, 2 क्लासों में हमने अजमेर के चौहान को दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके देख लें, काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किया है। लगभग क्वेश्चन आपको इन्हीं से देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए तो आज पढ़ते हैं रणथंभौर के चौहान को। स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। चलिए दोस्तों, रणथंभौर चौहान के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है कि रणथंभौर के चौहान के अंदर नींव किसने डाली। रणथंभौर के चौहान की जो नींव है वो किसने डाली, तो ये एक क्वेश्चन बनता है। नींव तो ये डाली थी गोविंदराज ने। किसने? गोविंदराज ने। कब दोस्तों? 1194 के अंदर। ठीक बात है। अब ये गोविंदराज कौन था? गोविंदराज कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। कौन था? ये था पुत्र भी पृथ्वीराज तृतीय। क्या था दोस्तों? पुत्र था। अब पृथ्वीराज तृतीय कौन था दोस्तों? कल के वीडियो में हमने देखा था, लास्ट और अंतिम प्रतापी शासक चौहान वंश का था पृथ्वीराज तृतीय, उसका पुत्र था गोविंदराज। अब इसने रणथंभौर की नींव ही क्यों डाली? क्यों दोस्तों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शमशुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, गलत बोल दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, अजमेर ले लिया। और अजमेर लेकर क्या किया, इस गोविंदराज को बोला कि तू रणथंभौर को संभाल ले, चाहे रणथंभौर चला जा। तो रणथंभौर में आकर वहां प्रशासन अपना संभालता है और नींव डालता है रणथंभौर के चौहान की। तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि रणथंभौर किसने सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर ले लिया, उसके बदले क्या दे दिया इसको? रणथंभौर। कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक बात है। चलिए, लेकिन इसके शासन काल के अंदर कोई विशेष दोस्तों बात नहीं हुई, तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, यहां से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। लेकिन अब आते रणथंभौर दुर्ग में जो विशेष जानकारी मिलती है, तो प्रतापी शासक था, जो प्रतापी शासक था, कौन था? हमीरदेव। कौन था? हमीरदेव। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और यहां जबरदस्त कहानी होगी। इसका शासनकाल से प्रश्न बनेगा तो दोस्तों 1282 से स्टार्ट होता है, 1282 से 1301 तक चलता है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि रणथंभौर के चौहान का प्रतापी शासक कौन था? हमीरदेव। 1282 से लेकर 1301 तक इसका शासनकाल रहता है रणथंभौर दुर्ग पर। ये कौन था? ये जय सिंह का तीसरा पुत्र था। तो इसके पिता का नाम क्या था? जय सिंह भी बोल सकते हैं। जय सिंह का तीसरा पुत्र था। क्या था? तीसरा दोस्तों पुत्र था। एक एक चीज आपको बताऊंगा मैं, ध्यान रखना। जय सिंह का तीसरा पुत्र भी था और इसने अपने पिता की याद में, पिता की मृत्यु हो गई तो इसने 32 खंभों की छतरी भी दोस्तों बनाई थी। लेकिन ये प्रश्न काफी ज्यादा गहराई में कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है। अब दोस्तों, अब हमीरदेव के बारे में, ये प्रतापी शासक था, इसने क्या किया? हमीरदेव की जो जानकारी मिलती है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। हमीरदेव की जो जानकारी है, ध्यान करना, हमीरदेव की जो जानकारी मिलती है वो कई ग्रंथ के अंदर मिलती है। पहला ग्रंथ दोस्तों कौन सा है? हमीर महाकाव्य। हमीर काव्य बोल दीजिए या हमीर महाकाव्य। ठीक है। इसके रचनाकार कौन थे? नैनचंद सूरी। ठीक है, नैनचंद सूरी, याद रहेगा। उसके बाद में एक मिलती इसमें हमीर हट में, हमीर हट, जिसको लिखा था चंद्रशेखर ने। एक है दोस्तों हमीर रासो, इसके अंदर हमीर के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है। इसे लिखा था दोस्तों जोधराज ने। किसने लिखा दोस्तों? जोधराज ने। इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है कि हमीर महाकाव्य, हमीर काव्य किसकी रचना है? नैनचंद सूरी की। हमीर हट किसकी रचना है? चंद्रशेखर की। हमीर रासो किसकी रचना है? जोधराज की। ठीक है दोस्तों, इसमें इन तीनों में क्या मिलती है? इन तीनों में जानकारी मिलती है हमीरदेव के बारे में कि हमीरदेव ने शासनकाल के अंदर क्या क्या चीजें की, इसके बारे में जानकारियां मिलती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। हमीरदेव के समकालीन, इसके दोस्तों समकालीन कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालू थोड़ा सा लिख लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी था। थोड़ा सा नाम में गलती हो, ध्यान करना। जलालुद्दीन खिलजी था। क्या था? जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए दोस्तों, हमीरदेव के समकालीन था।
इस जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, रणथंभौर दुर्ग को हड़पने के लिए 2 बार अटैक करा। कितनी बार? 2 बार आक्रमण किया। किस पर? हमीरदेव के ऊपर आक्रमण किया। कब कब किया? 1291 और 1292 के अंदर 2 बार इसने आक्रमण किया इस हमीरदेव पर। क्या करने के लिए? इस रणथंभौर के दुर्ग को लेने के लिए। लेकिन दोनों ही बार क्या हो गया? असफल हो गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों? असफल हो गया। इस जलालुद्दीन खिलजी से, ये चाचा था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। ये क्या था दोस्तों? चाचा था। इसे मुंह की खानी पड़ी, हार मानना पड़ा, हार माननी पड़ी, असफल हो गया। हार स्वीकार नहीं हुई, तो हार स्वीकार नहीं हुई तो बौखला गया, और बौखला कर क्या बोलता है सुनिएगा। जलालुद्दीन खिलजी बोलता है कि मैं रणथंभौर के दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये पंक्ति किसकी है? ये जलालुद्दीन खिलजी की पंक्ति है। कब बोली गई? ये रणथंभौर दुर्ग पे अटैक करता है 1291 और 92 के अंदर 2 बार। मैंने लिखा नहीं, 2 बार यहां लिख देता हूं मैं, 2 बार, ठीक है। 2 बार आक्रमण करता है और दोनों बार इसे हार स्वीकार होती है, हार इसे मिलती है, जिसके चलते बौखला जाता है और ये बोलता है कि मैं रणथंभौर के दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता है। ये पंक्ति किसकी? प्रश्न बनेगा तो जलालुद्दीन खिलजी का है। लेकिन इसने क्या किया? एक जाइना के दुर्ग को जीता। जाइना के दुर्ग को दोस्तों जीता। लेकिन जाइना का दुर्ग क्या था? इस रणथंभौर दुर्ग की प्रवेश द्वार था, इसकी कुंजी थी। प्रश्न बन सकता है रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार या कुंजी जाइना के दुर्ग को हम कहते हैं। इसे इसने जीत लिया था, तो जाइना के दुर्ग को इसने एक बार जीता था। लिख दिया। ये क्या था? मैं यहां लिख देता हूं, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, और दोस्तों क्या था? प्रवेश द्वार था। ध्यान से एक ही चीज नोट कर लेना, प्रवेश द्वार था। जाइना के दुर्ग को किसने जीता? जलालुद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। तो इतनी कहानी एक बार हम देखते हैं हमीरदेव के बारे में। अब यहां से असफल हो जाता है ये खिलजी, हमीरदेव जीत जाता है। लेकिन अब असली कहानी स्टार्ट होगी कि हमीरदेव के समकालीन कौन था? अलाउद्दीन खिलजी भी था, बहुत ही खतरनाक आदमी था। अब दोनों के आपस में भिड़ंत होती है, टकराव होता है, लड़ाइयां होती है। क्यों होती है? कुछ विशेष कारण रहे होंगे। हमीरदेव ने एक तो कर लेने से मना कर दिया था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। भी कर वर नहीं दूंगा, खतरनाक अमीर था, नहीं दूंगा। दूसरी थी अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी, एक युद्ध का कारण दोनों के बीच में। और तीसरा यह कारण बना, अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना बेगम। कौन थी? चिमना बेगम थी। और इसका मंगोल विद्रोही सेनापति था मोहम्मद शाह केबरू, जिसने क्या कर दिया? चिमना बेगम से प्रेम कर लिया, और प्रेम के चक्कर में दोनों ने सेटिंग बिठा के और अलाउद्दीन खिलजी को मारने के पूर्ण प्रयास किया कि इसको यहां से इसकी फाइल समेट देंगे। तो ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता लगती है और मोहम्मद शाह वहां से भागता है और हमीरदेव के पास आ जाता है, और हमीरदेव ने उसको शरण दे दी। तो ये भी एक बड़ा रीजन रहता है दोस्तों। हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी आपस में टकराव होता है, विरोध उत्पन्न होता है, लड़ाई होती है। तो ये थे कुछ कारण। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा और क्या क्या होता है देखते हैं दोस्तों। अब होती है असली कहानी स्टार्ट। तो यहां पर देखते हैं, एक तरफ लिखते हैं हमीरदेव, क्या लिखेंगे? यहां पर है आपका हमीर, ठीक है। और यहां पर दोस्तों क्या है? एक के समकालीन कौन है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। तो यहां पे लिख देता हूं मैं समकालीन। समझ में आ गया? समकालीन। अब यहां पर भयंकर लड़ाई होती है दोनों के बीच में। देखिए दोस्तों, 2 टाइप से यहां पर लड़ाइयां होगी। रीजन मैंने आपको बता ही दिया था। एक तो था प्यार का चक्कर था, दूसरा था इसे कर लेने से मना कर दिया था, साम्राज्यवादी नीति थी, और जलालुद्दीन खिलजी हार गया। चाचा के हार का बदला लेना अलाउद्दीन खिलजी चाहता था। तो ये कुछ रीजंस थे। चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी कौन थी दोस्तों? यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी दोस्तों चिमना बेगम। कौन थी? चिमना बेगम। बहुत ही खूबसूरत थी, बड़ा प्यार करता था अलाउद्दीन खिलजी उससे। लेकिन करे क्या? इधर था इसका एक मंगोल सेनापति, विद्रोही लिख देते हैं, विद्रोही बन गया तो विद्रोही मंगोल था। कौन? मोहम्मद शाह केबरू, मोहम्मद शाह, ठीक है। इस मोहम्मद शाह ने कह दिया चिमना बेगम के साथ प्रेम का चक्कर चला लिया। क्या चला लिया? प्रेम का चक्कर चला लिया। प्रेम हो गया भैया मोहम्मद शाह को, मंगोल था। अब प्रेम का चक्कर चलाया तो ऐसे चलाया कि भाई
चिमना बेगम को जाल में फंसा लिए, जो भी है, दोनों हाथ से ताली बजती है दोस्तों, वही है। इस तरह से सेटिंग बिठाई कि अलाउद्दीन खिलजी की फाइल को समेट देते, यानी इसे मारने की पूरी प्लानिंग कर ली। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी को एक बात पता लगती है कि अरे मेरी बीवी के साथ ही इसने प्रेम कर लिया और मुझे मारने की प्लानिंग, बड़ा खतरनाक आदमी है फिर तो ये, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो भैया इसको ये बात भनक लग जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी को पता लग गया और चिमना बेगम को पता लग जाता है कि भी बात बिगड़ गई, पता लग गया, अब मेरे को तो मारेगा वह तेरे को भी नहीं छोड़ेगा। तो इसने क्या किया, चिमना बेगम ने कहा कि जैसे तैसे करके हम तो बात कर लेंगे, तू भाग जा यहाँ से। तो मोहम्मद शाह यहाँ से भागता है और हमीर देव के पास आ जाता है। कहाँ जाता है, हमीर देव के पास यहाँ पर। तो इसने क्या दे दी इसको, शरण। अब देखो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, उसके आशिक को शरण दे दी इसने। अब ये तो दुश्मन हो ही गया था, अब शरण देने वाला भी दुश्मन हो गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े प्यार से इस हमीरदेव को बोला कि देख हमीरदेव, बात ऐसे ऐसे करके है, इसने कोई प्रेम का चक्कर चला लिया और इसने तेरे पास आके शरण ले, तेरे को पता है क्या, तू इसे मुझे सौंप दे और ये मेरा दुश्मन है, मैं इसके साथ जो करूंगा वो करूंगा, तू मुझे को सौंप दे। अब हमीरदेव को ये बात पता लगती है कि ये बात हो गई, तो कहा ठीक है भाई। उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं सौंपूंगा। इसने कहा कि मेरे पास तो शरण लेके आया है। अब बात थोड़ी और थी, मैं अंदर से खुश था हमीरदेव के, बात पता लग गई भाई, अब बढ़िया काम हो गया। आपको पता है दुनिया मजे लेने वाली बात होती है आज, कि आज आपके साथ कुछ भी होते हैं, आपको दर्द को बांटने वाले को दोस्तों कोई नहीं मिलेगा। छोटी सी बात बताता हूँ, दर्द के बांटने, आप अपना दर्द अगर किसी के साथ बांटने जाओगे तो कोई आपका दर्द बांटने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ दो चंद मीठी मीठी बातें करेंगे, बाद में पीछे से वही आपकी बातें सुनकर हंसेंगे। तो दोस्तों उस दर्द को अपने अंदर रखो, उसे अपनी ताकत बनाओ, जो हासिल करना वो करो। किसी आगे बयां करने से दर्द दोस्तों कम नहीं हो जाता है, वो दोस्तों दुनिया उस आपका मजाक बनाएगी, दुनिया आप पे हंसती है, वो आपके सामने नहीं कहेगी। तो यही है जो कर सकते हो दोस्तों, खुद ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। देखो दोस्तों, खुद अपने लिए अगर कुछ नहीं कर सकते ना, तो दूसरे से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो वही बात हो गई है। चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी का ये तो ऐसी बात नहीं बनेगी, कुछ करना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 1292 के अंदर, सॉरी 1299 में क्या करता है, आक्रमण करता है। किस पर, हमीरदेव पर। तो इधर से इसके सेनापति आते धर्म सिंह और भीम सिंह, ये भी बड़े खतरनाक थे दोनों के दोनों। धर्म सिंह और भीम सिंह आते हैं। इधर से ये सेनापति भेजता है उल्लू खां को भेजता है और नुसरत खां को भेजता है कि जाओ लड़ो और बदला लो भैया, इसको ले आओ, इस मोहम्मद शाह को। लेकिन इस भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन इसी बीच ही नुसरत खां मारा जाता है। तो एक एक सेना को पीछे खिसकना पड़ता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में क्या हो जाता है दोस्तों, हार जाता है। हार गया तो और गुस्सा आ गया अलाउद्दीन खिलजी को। तो बात ऐसे बढ़ेगी क्योंकि हमीरदेव बड़ा खतरनाक आदमी था, खतरनाक तो ये भी बहुत था, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक था, इसलिए इसको हरा दिया। तो धर्म सिंह भीम सिंह इधर इनकी तरफ से थे, इधर से उल्लू खां नुसरत खां थे। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को। तो यहां पर 1299 जो आक्रमण करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी हार जाता है हमीरदेव से लड़ाई के दौरान। लेकिन ये फिर सशक्त होकर दोबारा से सेना इकट्ठी करता है और स्वयं दोबारा से फिर स्वयं नहीं जाता है, यहां पर क्या करता है, इन अपने सेनापतियों को भेजता है। फिर इसने कहा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, मेरे को खुद को ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये एक तरीका आजमाता है कि ऐसे तो जीता नहीं जाएगा, क्योंकि उस समय तो दोस्तों दुर्ग के अंदर एंट्री करना बड़ा मुश्किल था, गुप्त मार्ग हुआ करते थे, सेनाएं वहां खड़ी रहती थी। तो इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने एक दिमाग चलाया, ये उतार लिया होगा दोस्तों अपने। अलाउद्दीन खिलजी ने एक दिमाग लगाया कि ऐसे बात नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं हमें जालसाजी करनी पड़ेगी, धोखा करना पड़ेगा। तो इसने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, देखो दोस्तों, इस हमीरदेव के दो सेनापति थे, रणमल और रत्तीपाल, ठीक है, इधर था एक, इसके सेनापति थे रणमल रत्तीपाल, दो सेनापति थे, ठीक है, दो रणमल रत्तीपाल सेनापति थे। इस अलाउद्दीन खिलजी ने इनको संदेशा भिजवाया कि बात ऐसे ऐसे करके है, तुम्हें मेरा साथ दो, मुझे गुप्त मार्ग बता दो, गुप्त मार्ग मुझे बताओ आप, और मैं ये युद्ध जीत जाता हूं, हमीरदेव को मार दूंगा और तुम्हें बना दूंगा मैं सेनापति मेरा। इस तरह से बात हुई, सेटिंग होगी, जो भी पैसे लेने देने की ये कर दूंगा, बेनिफिट हो जाएगा। तो लालच में ले लिए, लालच, ये दोनों क्या आ गए, लालच में आ गए भैया, ये दोनों क्या आ गए, लालच में आ गए।
तो ये क्या देते हैं, इस हमीर देव को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। धोखा ही देंगे, लालच में आ गए तो धोखा देंगे। तो स्वयं अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है। कब? 11 जुलाई 1301 में अटैक करता है हमीर देव के ऊपर। सेना सज्ज हो जाती है पूरी तरीके से। गुप्त मार्ग के द्वारा ये बता देते हैं दोनों कि ऐसे ऐसे हार सकता है हमीर देव। तो अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है, हमीर देव को क्या करता है, मार देता है। तो हमीर देव क्या हो जाता है दोस्तों, मारा जाता है। मार दिया, जीत करना चाहता था, हमीर देव को मारा जाता है। हमीर देव मारा जाता है। इसकी पत्नी थी रंग देवी। दोस्तों इसकी पत्नी थी कौन, रंग देवी। और इसकी जो पुत्री थी हमीर देव की वो थी देवल। ये इसकी पुत्री। ये दोनों क्या कर लेती है, जल जोहर कर लेती है भैया, जल जोहर कर लेती है। क्यों? क्योंकि उस समय पता था, अब उसमें यही सिस्टम था कि किसी के अटैक करके किसी राजा को मार दें तो वहां की संपत्ति तो हड़पेंगे, साथ साथ वहां की जो औरतें वगैरह थी उनको भी वो साथ लेके आ जाते थे। इसी चक्कर में इन दोनों ने क्या कर लिया, इसकी पत्नी रंग देवी और पुत्री देवल दे ने क्या कर लिया, जल जोहर कर लिया। और यहां से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, बहुत ही अच्छा, कि एकमात्र दुर्ग जहां पर जल जोहर हुआ वो कौन सा है, रणथंभौर का दुर्ग। तो यहां पर एक प्रश्न मैं लिख देता हूं कि एकमात्र दुर्ग कौन सा है, रणथंभौर। कौन सा दोस्तों, रणथंभौर, जहां पर क्या हुआ, जल जोहर हुआ। तो यह प्रश्न बन सकता है, एकमात्र कौन सा दुर्ग जहां पर जल जोहर हुआ। तो लेकिन हमीर देव ने भी आसानी से नहीं मरा था, लड़ता लड़ता केसरिया धारण करके युद्ध किया। तो यहां पर हमीर देव मारा जाता है, हमीर देव केसरिया करता है और यहां पर यह जल जोहर करती है। कहने का मतलब केसरिया और जोहर जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तो दोस्तों क्या बनते हैं, साका। तो यहीं पे 11 जुलाई 1301 को राजस्थान का प्रथम साका होता है। राजस्थान का प्रथम साका कब होता है, 11 जुलाई 1301 को होता है। यह विशेष कर ध्यान रखना है, कई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां पर जल जोहर हुआ, रणथंभौर। राजस्थान का प्रथम साका 11 जुलाई 1301 को। उस साके में किसके बीच हुई थी लड़ाई, हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी। जीता कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। याद हो जाएगा, ये जीत गया था भैया। अब ये जीत गया। अब जीतने के बाद में इसके पास कौन था, सबसे पहले तो केबरू खां, मोहम्मद शाह केबरू था। उसको बुलाया, आजा। उसने क्या कर दिया, इसने मोहम्मद शाह केबरू को क्या कर दिया, हाथी के पैर से नीचे कुचलवा दिया। तो यहां पर एक कहानी है, हाथी के पैर के नीचे, हाथी के पैर से कुचला दिया। किसको, तो कुचलाएगा भैया, आशिकी कर बैठा, तो आशिकी करेगा तो मरेगा ही, पता है आपको। तो वही चीज होगी, हाथी के पैर से कुचलवा दिया। उसके बाद में आता है रणमल और रत्तीपाल। ये बोलते हैं कि ठीक है भैया आप जीत गए अलाउद्दीन खिलजी जी साहब, अब हमें बनाओ सेनापति। तो जरूर बनाएंगे आपको सेनापति, आप चिंता ही मत करो। तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, इन दोनों को भी सेनापति बना दिया। कहने का मतलब मार दिया। कोई किसी का नहीं होता, फिर बता रहा हूं, कोई किसी का नहीं होता, मार दिया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसने सोचा कि भी तुम अपने राजा के साथ आप धोखाधड़ी कर सकते हो, तो कल को मेरी टिकट काटने के लिए कोई आपको लालच दे देगा तो आप मेरी भी टिकट कटवा दोगे। तो इसी चक्कर में एके ने विश्वास नहीं किया और इनको भी मार दिया, और यहां पर मोहम्मद शाह को भी मार दिया था। अब ये सारा कुछ अमीर खुसरो देख रहा था, इसने युद्ध का वर्णन किया। इसके दरबार में कौन था, कवि अमीर खुसरो। कौन था, अमीर खुसरो। इसने क्या कहा इस युद्ध का वर्णन, कि आज कुरुफ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। यानी हमीर देव तो मारा गया, तो आज कुरुफ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। मैं लिख देता हूं छोटी छोटी पंक्ति में कि आज कुरुफ का गढ़ इस्लाम का हो गया है, इस्लाम का घर हो गया। तो इस तरह से पंक्ति आपसे पूछे ये किसने लिखी है, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो कौन था, इसका दरबारी कवि था। दोस्तों हमीर देव ने क्या किए, 17 युद्ध लड़े थे भैया। कई प्रश्न पूछ लेते हैं। 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 युद्ध इसने जीते थे और एक हारा था। और एक हारा कौन सा था, ये युद्ध हारा था, अलाउद्दीन खिलजी से दोस्तों हार गया था। और यहां पर एक हमीर देव के लिए पंक्ति भी दोस्तों फेमस है,
क्योंकि ये भी बड़ा खतरनाक आदमी था। इसके लिए एक पंक्ति दोस्तों फेमस है, मैं लिख देता हूं कि हम त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। ये पंक्ति किसके लिए फेमस है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। फेमस है हमीर देव के लिए। तो ये था भैया रणथंभौर का चौहान, कहानी खत्म हो गई। इसके अंदर भी अंत हुआ तो एक आपको पता चला होगा, एक प्रेम का ही चक्कर रहा मेन, तो उसी के चक्कर में हमीर देव को भी मरना पड़ा। और इसी भी जहां अजमेर के चौहान में कल हमने पढ़ा था पृथ्वीराज तृतीय अंतिम प्रतापी शासक था, उसे भी मुंह की खानी पड़ी हार। वहां पे भी एक प्रेम का ही चक्र था, संयोगता से उसने विवाह कर लिया था, जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। आगे कल हम पढ़ने वाले हैं आपके जालोर के चौहान, बड़ा खतरनाक तरीका। और उस में कॉन्सिडेंस यानी इत्तेफाक से जालोर के चौहान में भी हम अंत करेंगे कानड़ देव का। तो वहां पर दोस्तों वो भी एक प्रेम का चक्कर होगा, वहां पर भी एक प्रेम का विरम देव उसका पुत्र मारा जाता है, और उसकी आगे हम कल पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो बताओ मजा आया कि नहीं आया? बड़ी हिस्ट्री को मैंने आराम से आपको समझाया। अगर आप एक एक लाइन लिख के पढ़ोगे ना तो बोरियत महसूस करोगे, याद कभी नहीं होगी। तो ये थे, इसमें कुछ अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है सन में, किसी नाम में, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, आपको सही उसका आंसर मैं दे दूंगा। तो कैसी लगी दोस्तों क्लास आज की, कमेंट करके जरूर बताना। पिछली दोनों क्लास अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। हाईकोर्ट, एलडीसी, ग्राम सेवक, पटवार और रेट सभी भर्तियों में आप आपके काम आने वाली है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेगा। हिस्ट्री कोई नई तो बनने वाली है नहीं, वही हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी। कोशिश ये रहेगी कि बहुत अच्छा आपको मैटर प्रोवाइड करवाया जाए। चलिए दोस्तों, इसके साथ जल्द मिलते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।